गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने रेजोनेटिंग इफेक्ट प्लस आर माइनस आर के बारे में हमने बात की थी। ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है जिसमें हम इलेक्ट्रोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन में कंप्लीट कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो आप देखते जाना। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास में है, जो मैं अभी पढ़ूंगा, वो है हमारे पास में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसको हम ई इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब सर व्हाट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, होता क्या है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमेरिक जो इफेक्ट होता है ना, वो कभी प्रिफर करता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कि जब किसी भी सिग्मा या पाई बॉन्डेड जो कंपाउंड जो होते हैं, मतलब अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं, मतलब कि मल्टीपल बॉन्डिंग कंपाउंड जो होते हैं, जब उन मल्टीपल बॉन्डिंग कंपोनेंट के ऊपर जब कोई अटैकिंग रिएजेंट जब अटैक करता है, तो उनके अटैक करने से कंपोनेंट के अंदर क्या अटैकिंग करने के बाद में कंपोनेंट के अंदर किस तरीके से उसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं कंपोनेंट के अंदर, या उनके अटैक करने से किस तरीके से उनके अंदर पोलरिटी क्रिएट होती है कंपोनेंट के अंदर। अब आप ये अच्छे से जानते हैं कि कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जैसे मैंने कोई डबल बॉन्ड वाला कंपोनेंट ले लिया, ठीक है, कंपोनेंट के अंदर डबल बॉन्ड मतलब मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड। ठीक है, ये मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड मेरे पास में है। तो ये मल्टीपल बॉन्डिंग कंपाउंड के अंदर जब बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र होंगे, तो उस दौरान चाहे वो इधर ट्रांसफ़र हो, चाहे वो इधर ट्रांसफ़र हो। तो माना कि मैंने इधर ट्रांसफ़र करवाए, तो उनके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से कहीं ना कहीं इस कंपोनेंट के अंदर पोलरिटी क्रिएट होती है। जहाँ जाता है वहाँ नेगेटिव, जहाँ देता है वो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, लेने वाला नेगेटिव, देने वाला क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज वाला हो गया। तो मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने से, बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र होंगे, तो उस दौरान कंपोनेंट के अंदर क्या क्रिएट आया, वो सर पोलरिटी जो है वो क्या हो गई, क्रिएट होगी। अब ये जो पोलरिटी क्रिएट होगी ना, ये कब क्रिएट होगी, बोल सर यहाँ पर इस मल्टीपल बॉन्डेड कंपोनेंट के अंदर जब पोलरिटी क्रिएट होगी, तो उस पोलरिटी की प्रॉपर्टी जो है, जो क्रिएट होती है, उसकी प्रॉपर्टी सर डिपेंड करती है किस पे, डिपेंड अपॉन अटैकिंग रिएजेंट नेचर पे। ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट नेचर पे, मतलब जो अटैकिंग जो रिएजेंट हमारे पास में होगा, जब वो अटैकिंग रिएजेंट इस मल्टीपल बॉन्डेड कंपोनेंट पे क्या करेगा, अटैक करेगा, तो उसके अटैक करने से कंपोनेंट के अंदर क्या होती है, पोलरिटी क्रिएट होती है कंपोनेंट के अंदर उसके अटैकिंग रिएजेंट के अटैक करने से। ठीक है, तो अब पोलरिटी क्रिएट होगी, तो वो अटैकिंग रिएजेंट क्या होगा, अगर वो अटैकिंग रिएजेंट बाय द वे अगर इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो न्यूक्लियोफिलिक पोजीशन पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर इलेक्ट्रोफाइल के जुड़ने से ही प्लस पॉजिटिव चार्ज वाला ही इंटरमीडिएट क्या होगा, क्रिएट होगा। नेगेटिव वाला जब अटैक करेगा, तो उसमें नेगेटिव चार्ज वाला ही कंपोनेंट क्या होगा, क्रिएट होगा। तो जहाँ पॉजिटिव चार्ज वाला क्रिएट होगा, वहाँ पर प्लस ई इफेक्ट के टर्म के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, और जहाँ पर नेगेटिव वाला क्रिएट होगा, वहाँ पर माइनस ई वाला। तो दोबारा से बताता हूँ, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है, इसके अंदर बॉन्ड ट्रांसफ़र के दौरान कंपोनेंट के अंदर, एक मल्टीपल बॉन्डेड कंपोनेंट के अंदर बॉन्ड ट्रांसफरेंस के दौरान क्या होती है, पोलरिटी क्रिएट होती है। और ये पोलरिटी क्रिएट कब होती है, जब उस पर कोई अटैकिंग रिएजेंट जब उस पर अटैक करता है, तो उस दौरान कंपोनेंट के अंदर उस मल्टीपल बॉन्डेड कंपोनेंट के अंदर क्या आते हैं, पोलरिटी करैक्टर क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। अब वो जो अटैकिंग रिएजेंट किस तरीके से यहाँ पर अटैक करता है, उस टर्म के आधार पर हमने इस इफेक्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, जिसमें देखते जाना, आप एक एक करके समझा देता हूँ। पहली जो कैटेगरी हमने बताई कंपोनेंट के अंदर, वो क्या थी हमारे पास में, अगर हम बात करें तो कंपोनेंट के अकॉर्डिंग वो थी माइनस ई इफेक्ट, और दूसरी थी प्लस ई इफेक्ट। ठीक है, अब होता क्या है प्लस ई और माइनस ई इफेक्ट के अंदर, अगर हम बात करें तो समझें तो इसको क्या होता है इसके अंदर। ठीक है, तो प्लस ई इफेक्ट में क्या कहता है, माइनस ई इफेक्ट में क्या होता है कि इसके अंदर क्रिएट होने वाला जो इंटरमीडिएट होगा ना, वो न्यूक्लियोफाइल होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज स्पीसीज क्या होगी यहाँ पर, क्रिएट होगी एज ए इंटरमीडिएट। और यहाँ जब कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा ना, किसके ऊपर,
एल्किन कंपोनेंट के ऊपर, तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल या पॉजिटिव चार्ज होगा, चार्ज वाला होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाला होगा। अब कैसे, प्लस माइनस ई इफेक्ट को अगर हम देखें तो कैसे, ये मान लो कि एल्किन मेरे पास में है, ठीक है, क्या है मेरे पास में, एल्किन। जब एल्किन कंपोनेंट के ऊपर जब कोई न्यूक्लियोफिलिक कंपोनेंट अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल के रूप में अगर मैं यहाँ पर CN ले लूँ, मतलब CN नेगेटिव अगर मैं ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या कहता है कि जब CN कंपोनेंट जब इस पे अटैक करता है तो इसके इन्फ्लुएंस से, किसके इन्फ्लुएंस से, इसके इन्फ्लुएंस से ये जो बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्डिंग जो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं, शिफ्ट होते हैं। मतलब अवे फ्रॉम द टर्म क्या करता है, वेरी करता है कंपोनेंट के अंदर। तो यहाँ पर जब इधर आएगा तो इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर क्या आ गया नेगेटिव, इस पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव वाला CN कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर एज ए इंटरमीडिएट कंपोनेंट क्या बन गया, एक न्यूक्लियोफाइल बना। दोबारा समझना क्या कहता है कि माइनस ई इफेक्ट जो होते हैं उनके अंदर इंटरमीडिएट जो बनते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक कंपोनेंट या नेगेटिव चार्ज वाले कंपोनेंट क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। और ऐसा कब होता है कि जब एल्किन कंपोनेंट के ऊपर जब कोई न्यूक्लियोफिलिक कंपोनेंट क्या करता है, उसके कार्बन पे अटैक करता है, तो वहाँ पर कार्बन के अटैक करने से कार्बन के जो पाई ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस एरो के अपोजिट, देखो ये इधर अटैक कर तो ये इधर जा रहा है, मतलब डायरेक्शन कैसा नहीं है, सेम नहीं है। एरो का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ पर जब CN इस पर अटैक करेगा तो इसकी मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो टर्म की वैल्यू वो इस अटैकिंग कंपोनेंट के क्या होगी, अपोजिट होगी। और इस वजह से कंपोनेंट के अंदर क्या होगा, नेगेटिव इंटरमीडिएट कंपोनेंट क्या करेगा, क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से न्यूक्लियोफिलिक कंपोनेंट का क्या होना, क्रिएट होना, क्या कहलाता है, माइनस ई इफेक्ट कहलाता है कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, अटैकिंग कंपोनेंट, रिएजेंट और अटैकिंग रिएजेंट और सबस्ट्रेट जो एरो है उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा एक दूसरे के। मतलब ये इधर तो ये आगे की तरफ जाएगा, ठीक है, अपोजिट वे में। यही चीज़ें अगर मैं किस में देखता हूँ, यही चीज़ अगर मैं यहाँ पर प्लस ई इफेक्ट में देखता हूँ, ठीक है ना, कंपोनेंट के अंदर। कैसे, देखो आप कि ये एल्किन हमारे पास में और ये मैं कोई यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल के रूप में H पॉजिटिव आयन ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि जब ये H कंपोनेंट जब इसके साथ में जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ में जुड़ेगा, ठीक है, तो इस कार्बन के साथ में जुड़ेगा तो जिस डायरेक्शन में ये जुड़ रहा है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, हो जाए अगर इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, अगर शिफ्ट हो जाए। जिस डायरेक्शन के साथ में जिस कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ता है उसी, तो इसमें क्या किया हमने कि जिस डायरेक्शन में H जुड़ता है या जिस कार्बन पे H जुड़ता है वहाँ पर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उसी कार्बन पे होगा। मतलब एडिशन और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे होते हैं, सेम कार्बन पे। तो देखो ये अगर लेने वाला तो ये नेगेटिव, ये देने वाला है तो कार्बन पॉजिटिव हो गया। और ये H पॉजिटिव आयन भी कहाँ जुड़ेगा, उस कार्बन पे। तो जिस कार्बन पे यहाँ पर एरो शिफ्टिंग हो रही है उसी कार्बन पे हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी। मतलब यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर जो एरो का इनका जो डायरेक्शन है, एल्कीन का अंदर हाइड्रोजन एटम जो है उनका डायरेक्शन जो है, एरो जो डायरेक्शन है वो कैसा है, सेम डायरेक्शन में वेरी करता है। कैसा है, सेम डायरेक्शन में। तो किस तरीके से सी, तो यहाँ पर H जुड़ गया तो यहाँ पर देने वाला था तो यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर जो इंटरमीडिएट क्रिएट हुआ वो क्या हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक कंपोनेंट तो क्रिएट हुआ। मतलब दोबारा समझना, प्लस ई इफेक्ट क्या होता है कि जब कोई इलेक्ट्रोफिलिक कंपोनेंट या पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जब किसी अनसैचुरेटेड कंपोनेंट पे अटैक करती है तो जिस कार्बन पे जिस डायरेक्शन के साथ में अटैकिंग रिजेंट अटैक करता है उसी सेम डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शिफ्ट होते हैं। और उनके शिफ्ट होने से कंपोनेंट के अंदर इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी क्या होती है, जो इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट होता है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज क्या होती है, क्रिएट होती है। इसलिए इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे,
प्लस ई इफेक्ट। तो डायरेक्ट सिर्फ सिंपल टर्म क्या रखना, याद क्या रखना है, माइनस ई इफेक्ट के अंदर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोमेंटम जो है वो एक दूसरे के अपोजिट, ये इधर गया तो आगे बढ़ गया, इधर जिधर ये जुड़ रहा है उधर ये जुड़ रहा है, तो डायरेक्शन दोनों का क्या है, सेम मैनर में वेरी कर रहा है। तो आई होप आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ किसकी, हाइपर कंजुगेशन वाले की। देखना भाई हाइपर कंजुगेशन वाली प्रॉपर्टी क्या वेरी करती है, देखना इस पे। तो ये तो समझ में आ गया होगा ना, डायरेक्शन ध्यान रखना है, डायरेक्शन अगर सेम है तो प्लस ई इफेक्ट, डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो माइनस ई इफेक्ट। किसका डायरेक्शन, मोमेंटम ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और अटैकिंग रीजेंट का, ठीक है। और इनके अटैक करने से कंपाउंड में क्या क्रिएट होती है, पोलैरिटी क्रिएट होती है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास में क्या है, हाइपर कंजुगेशन। नेक्स्ट अब हमारे पास में है हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन का दूसरा नाम होता है सिग्मा पाई बॉन्ड कंजुगेशन। मतलब यहाँ सिग्मा का पाई में, पाई का सिग्मा में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तीसरा होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। मतलब यहाँ पर विदाउट बॉन्डिंग क्या होती है, रेजोनेंस करेक्टर क्या करता है, वेरी करता है, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। कंपोनेंट के अंदर ये जो इफेक्ट होता है, हम इमेजिन तो क्या करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट वाला करते हैं, पर ये लगभग इंडक्टिव इफेक्ट की रेस्पेक्ट में क्या करता है, वेरी नहीं करता है। इसका अपना एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे पास में जो है वो 3 कंडीशन पे ये कॉन्सेप्ट क्या करता है, वेरी करता है। हाइपर कंजुगेशन जो होता है वो 3 कॉन्सेप्ट पे या 3 टर्म पे क्या करता है, वेरी करता है। मतलब हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन क्या है कि ये जो है वो किस किस पे वेरी करता है, ये कार्बोकैटायन पे वेरी करता है, ये एल्किन पे वेरी करता है, और ये फ्री रेडिकल पे वेरी करता है। मतलब यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन फ्री रेडिकल स्पीसीज भी हो सकता है, एल्किन भी हो सकता है, और कार्बोकैटायन भी हो सकता है, ठीक है, कंपोनेंट के अंदर। अब सिंपल सी चीज़ यहाँ पर याद रखना कि ये मतलब ये कोई कार्बोकैटायन इस तरीके से, एल्किन मतलब ये एल्किन है, ठीक है, वैलेंसी मैंने फ्री रख दी, ये एल्किन हो गया, ये फ्री रेडिकल मतलब ये फ्री रेडिकल हो गया, ठीक है। इन स्पीसीज पे क्या करता है, वर्क करता है। और ये कब क्रिएट होगा, जब इन कार्बोकैटायन या एल्किन या हाइपर कंजुगेशन कंपोनेंट के साथ में जब एक sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम अगर यहाँ पर क्या हो जाए, अगर अटैच हो जाए, और वो जो कार्बन एटम अटैच होगा, मतलब उस कार्बन एटम को हमने क्या नाम दिया, अल्फा कार्बन एटम। मतलब जब sp3 हाइब्रिड अल्फा कार्बन क्या हो, अगर इसके साथ में अटैच हो जाए, जिसके ऊपर मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम जो है वो होना कंपलसरी है, ठीक है। मतलब उस पर मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होना कंपलसरी है, तभी कंपोनेंट के अंदर हाइपर कंजुगेशन क्या होगा, क्रिएट होगा कंपोनेंट के अंदर। मतलब क्या कह रहा है कि सर यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन तब क्रिएट होगा जब पार्टिसिपेट करने वाली जो कंपोनेंट होंगे वो कार्बोकैटायन या एल्किन या फ्री रेडिकल फॉर्म में होंगे, और यहाँ पर उन कार्बोकैटायन, उन एल्किन और उन फ्री रेडिकल कंपोनेंट के ऊपर जुड़ने वाला जो कार्बन होगा, अल्फा कार्बन होगा, उस अल्फा कार्बन पे मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन का होना कंपलसरी होगा, ताकि वहाँ पर सिग्मा पाई बॉन्ड के बीच में क्या हो सके, कंजुगेशन पॉसिबल हो सके। मतलब इस कार्बन से जुड़ा हुआ, कार्बोकैटायन से जुड़ा हुआ कार्बन जो है ये अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन पे जुड़ने वाला हाइड्रोजन अल्फा, ठीक है, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा ही हाइड्रोजन है। वही चीज़ यहाँ पर इस कार्बन से जुड़ा हुआ, एल्किन जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन है। वही चीज़ यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है, और इससे अल्फा हाइड्रोजन, वही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। तो बाकी भी मैं इसके साथ जोड़ ही लेता हूँ, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन,
बैलेंस ही पूरी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो मतलब सिंपल सी कंडीशन क्या है कि कार्बोकैटायन के साथ में क्या जुड़ा होना चाहिए, एक sp3 हाइब्रिड कार्बन अल्फा कार्बन जुड़ा होना चाहिए, जिस पे अल्फा मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन मिनिमम 1 और मैक्सिमम तो वैलेंसी के अकॉर्डिंग बैलेंस करो आप। यही चीज़ इसमें एल्कीन में देखनी है, यही चीज़ किस में देखनी है आपको, फ्री रेडिकल में देखनी है। ठीक है, कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, फिर बोला कि सर यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन जो है हाइपर कंजुगेशन प्रॉपर्टी पे एक कार्बोकैटायन, एक एल्कीन और एक फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या करती है, स्टेबिलिटी क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब इनकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, हाइपर कंजुगेशन प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब हाइपर कंजुगेशन मैक्सिमम कब होगा, जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम, हाइपर कंजुगेशन मैक्सिमम कब शो करेगा, जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम अल्फा कार्बन एटम पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा, तो वहाँ पर हाइपर कंजुगेशन भी मैक्सिमम होगा। और जहाँ पर हाइपर कंजुगेशन मैक्सिमम होगा उस कंपोनेंट की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मतलब सिंपल सा टर्म ये हो गया कि हाइपर कंजुगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी नेचर। किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी नेचर पे। स्टेबिलिटी जो नेचर है वो हाइपर कंजुगेशन पे डिपेंड करती है, किन की, कार्बोकैटायन की, एल्कीन की, फ्री रेडिकल की। और वो कब होती है, जब इसके अंदर सिग्मा पाई बॉन्ड क्या होगा, कंजुगेशन जब वेरी करेगा। अब देखो एक एक टर्म करके मैं समझा देता हूँ आपको, किस तरीके से स्टेबिलिटी का एक एग्जांपल समझा दूंगा और इन तीनों के अंदर किस तरीके से हाइपर कंजुगेशन वेरी करता है, तो एक एक करके मैं तीनों को समझा देता हूँ, तो देखते जाना आप। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकैटायन में। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकैटायन में देखते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, अब देखो ये सिग्मा, ये एच अल्फा कार्बन, ये CH2, ये डेफिशिएंट स्पीसीज, ये कार्बन अल्फा, इसके ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये किससे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अगर ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन अगर ये यहाँ शिफ्ट हो जाए तो रेजोनेंस पॉसिबल हो जाएगा ना, नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो दोनों दे देगा तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या आ गया, CH2 आया ना, समझ गए मेरी बात को। तो ये अल्फा कार्बन 1 हाइड्रोजन 1 एटम, ये सेकंड एटम, ये थर्ड एटम, ऐसे करके सब की बारी बारी से क्या होगा, शिफ्टिंग होगा। पहले ऊपर वाले का फिर इस वाले का, ऐसे ही H पॉजिटिव, H डबल बॉन्ड CH2, फिर ऐसे ही नीचे वाले का H ये पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, 3 थे, तो कितना रेजोनेंस बना, 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो 3 टाइम क्या हुआ, हाइपर कंजुगेशन हुआ। अगर एक मान लो कि एक स्पीसीज में एक वन ही अल्फा हाइड्रोजन, एक में 3 है, तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन किस में हुआ, 3 वाले में। तो इस कंपोनेंट की स्टेज जिसके अंदर हाइपर कंजुगेशन इतना ज़्यादा टाइम होगा, ज़्यादा बार होगा, उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी क्या होगी, ज़्यादा वेरी करेगी। तो ऐसे इनके अंदर हाइपर कंजुगेशन हुआ तो एक कंपाउंड कैसे हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, वही चीज़ अगर मैं किस में देखूँ, एल्कीन के अंदर देखो, फिर मैं हाइपर कंजुगेशन देखता हूँ, हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन, तो देखो वही देखो अल्फा कार्बन CH, ठीक है, वही सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा किस में चेंज होंगे, यहाँ शिफ्ट होने पर पाई में, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, हो गया ना, क्या बना HCH, ये क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड CH, इस पर नेगेटिव, ऐसे करके बारी बारी से तीनों का हो जाएगा। फिर इसकी बारी आ जाएगी H पॉजिटिव
ऊपर H, नीचे H डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, ठीक है। ऐसे थर्ड वाले का H पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी। तो कितने टाइम हुआ हमारे पास में 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो 3 टाइम क्या हुआ हाइपर कंजुगेशन। अब एक इसमें 3 हो रहा है, अगर यहाँ पर मैं अगर CH3 जोड़ देता बाय द वे तो 2 टाइम होता। तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल कि वो वाला, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता। समझ गए मेरी बात को। इसी तरीके से हम हाइपर कंजुगेशन किस में देख लेते हैं, इन फ्री रेडिकल देखो, उसमें ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, शिफ्टिंग होगा। किस तरीके से देखना, ये है, देखो इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास में ऑलरेडी प्रेजेंस है, ठीक है ना, यहाँ पर। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो 2 इलेक्ट्रॉन में से यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसका ले लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन अपना खुद कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये यहाँ और ये यहाँ शिफ्ट हो गया। जैसे शिफ्ट होगा तो ये CH डबल बॉन्ड क्या बना, CH2, ये क्या आ गया रेडिकल। ऐसे तीनों ही क्या करेंगे, वन बाई वन। ये रेडिकल CH2, ऐसे ये CH, ये रेडिकल CH2, और ये वही 3 टाइम हाइपर कंजुगेशन। तो जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगी हाइपर कंजुगेशन होगा, तो स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी ज़्यादा। ओके, उसका एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है। देखना आप, ये मानो कंपोनेंट के अंदर अगर मैं बात करूँ तो ये कार्बोकैटायन है, ठीक है, कंपोनेंट के अंदर CH2, ठीक है। और इसके साथ में मैंने ये एक टर्म ये जोड़ा, ठीक है। दूसरा लेता हूँ मैं CH पॉजिटिव वाला लगा दिया, एक ये ले लिया, एक मैंने ये वाला ले लिया, समझ गए ना। ऐसे मैंने एक और ले लिया, ये पॉजिटिव H H H H H H H H H हो गया, 3 ले लिया। अब देखो आप, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, एक ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, इसमें 3, 1 2 और 3, ये कितना डिग्री है, 3 डिग्री कार्बन। इस पे एक अल्फा, ठीक है, एक अल्फा और हाइड्रोजन एटम 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा है, 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन। देखो ये अल्फा कार्बन 1 2 3, इस पर देखो ये अल्फा कार्बन है 2, हाइड्रोजन 1 2 3 अल्फा 4 5 6, कितने अल्फा है, 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। ऐसे 1 2 3 तो अल्फा हैं और हाइड्रोजन एटम 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन एटम किस में, इस वाले में। तो इधर से इधर आने पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कंपोनेंट की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज। तो इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या जाएगा, इधर से इधर ये आ जाएगा। तो आपको अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन गिनने जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। और इसको ही बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस या सिग्मा पाई कंजुगेशन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो आई होप आपको हाइपर कंजुगेशन समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो डाउट आप मेरे से बताएं, डिस्कस करें ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये यूनिट फिनिश हो गई है। अब मैं नेक्स्ट जो है मैं रिवीजन वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, हर चैप्टर की रिवाइज करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन उसमें ऐड करूंगा और कुछ वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और
रिवीजन भी आप चैप्टर का 1 बाय 1 चैप्टर रिवाइज करें, ठीक है। तो इसके बाद में एग्ज़ाम के बाद में नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करूँगा मैं, सेकंड यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। जो उसमें जो टॉपिक हटे हैं वो हटा देंगे, बाकी बचेंगे, बच्चे भी पढ़ेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। नोटबुक अपनी कंप्लीट कर लेना। तो थैंक यू, बाय।